बहुत समय से सब लोग बैठे हुए हैं, सभी युवा सामने बैठे हुए हैं। मैं जरा आप लोगों की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। सभी छात्र छात्राएं और बाकी जितने युवा युवती, प्राध्यापक, शिक्षक, सभी जरा अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। दुई हाथ तुलें सबाई, सब तुलो तुलो हाथ तुलो और जोर से के बोलो भारत माता की। अब यहाँ कोई नहीं बोलेगा, मुझे सिर्फ यहाँ जो लड़कियां बैठी है ना उनका आवाज सुनना है। लड़कियां लड़के यहाँ पर ये साइड में, राइट साइड में, आप लोगों का आवाज जोरदार चाहिए, बाद में वो लोग बोलने वाले। बोलिए भारत माता की। ये तो पीछे से बोल रहे हैं, ये सामने वालों की आवाज नहीं आ रही। भोजन हुआ नहीं है ना, मुझे मालूम है। अब बोलिए भारत माता की। अब आ गया। अभी थोड़ा इधर के भी बोलिए, वंदे वंदे। ऐसा करने से क्या होता है मालूम है? थोड़ा किसी को नींद बींद आ गया होगा तो एकदम जाग जाते हैं, ये क्या हो गया है ना। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। हमारा जो डिग्री कॉलेज है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के नाम से, जो 61 इयर्स जिसको पूरे हो गए, और त्रिपुरा का ये 3 नंबर का कॉलेज है, जो पुराने कॉलेजेस में से, बड़े कॉलेजेस में से ये 3 नंबर का कॉलेज है, जिसमें मुझे जानकारी मिली कि 6000 छात्र, 6000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, 6000 प्लस स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन दिस कॉलेज। सो मंचर पर विराजमान एक जनजातीय युवा और बहुत ही तेजस्वी ऊर्जावान ऐसे मंत्री, जिनका एक बहुत अच्छा भाषण हमने सुना कि किस तरह से 2018 से पहले एजुकेशन की इस राज्य में उपेक्षा होती थी। सरकार का फोकस एजुकेशन पे नहीं था, शिक्षा पे नहीं था, ड्रॉप आउट्स की संख्या प्रचंड थी। सबसे शिक्षित राज्य करके सिर्फ अपना सिग्नेचर करने की क्षमता हो गई तो बस शिक्षित हो गया, और खाना पूर्ति कर दिए, पेपर्स भर दिए और सरकार को दे दिए, देखिए हमारा राज्य शिक्षित हो गया। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। 5वीं के आगे पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती थी, 8वीं के आगे पढ़ने वालों की संख्या और भी कम हो जाती थी। 10th पास तो बहुत मुश्किल से, और फिर कॉलेज क्या और बाकी एडवांस कोर्सेस क्या, जो हमेशा अपने आप को दुखित, वांछित, लांछित बोलते रहे, वो क्या समाज का उद्धार करते। एक बड़ा परिवर्तन 2018 में आया, त्रिपुरा की जनता ने किया, और उसके बाद में त्रिपुरा का भाग्योदय हो गया। केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, और त्रिपुरा में भी एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बोलकर त्रिपुरा वासियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध पहले तो हमारे विप्लव दा और अभी डॉक्टर माणिक शाह जी, ऐसे एक अच्छी सरकारें हमारे राज्य को देखने को मिली है, जिसके कारण शिक्षा में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है इसकी जानकारी शुक्लाचरण नवातिया जी ने बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रखी। बहन प्रतिमा भौमिक हमारी दीदी है, वो मुझे दादा बोलती है, मैं उसको दीदी बोलता हूं। और दादा दीदी की जो जोड़ी है वो त्रिपुरा में पागलों जैसा प्रवास करके लोगों को जगाने का काम किया है। इसमें जो मैं दादा कहा है, मैंने विप्लव दा को कहा है। मैं अपने को दादा वादा मानता नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। और प्रतिमा दी जब सांसद बनी और केंद्रीय मंत्री बनी तो बहुत अच्छा काम, केंद्रीय मंत्री के नाते एक महिला, पहली बार त्रिपुरा के इतिहास में एक महिला लोकसभा सांसद बनकर केंद्रीय मंत्री बनी। है सम्मान अगर किसी को मिला तो वो हमारी बहन प्रतिमा दी को मिला, जिनका एक बहुत सुंदर भाषण आपने सुना।
मंच पर माननीय प्राचार्य मनोरंजन दास जी बैठे हैं, हमारे दीपायन दा चले गए क्योंकि यहाँ पर एक बैठक, ऐसे ही एक ऊर्जावान मंत्री आए हैं और उन मंत्रियों की बैठक वहाँ चल रही है जो सरदार पटेल जी के जन्म जयंती 150वीं जो होने जा रही है उसके सेलिब्रेशंस की बैठक के लिए यहाँ पर निखिल गोप जी भी बैठे थे, स्वप्ना मुजुमदार जी भी बैठी थी, दीपक दत्त जी बैठे थे, वो सब चले गए उस बैठक के लिए। विजय कृष्ण दास जी है मंच पर, कौशिक दा है मंच पर, सायंतन दा है मंच पर, और मेरे सामने बैठे हुए सारे युवा युवती बहनों और भाइयों, ये नए विद्यार्थियों का कार्यक्रम है जिन्होंने नया एडमिशन लिया है। ये एडमिशन उन्होंने किसी क्लब में नहीं लिया है, किसी म्यूजिक क्लब में नहीं लिया है, किसी स्पोर्ट्स क्लब में नहीं लिया है, ये एडमिशन उन्होंने एक कॉलेज में लिया है, महाविद्यालय में लिया है। और ये महाविद्यालय उस महापुरुष के नाम पर है जिनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। ये वो महापुरुष है कि जिनको पढ़ने के लिए घर में स्थिति नहीं थी, अत्यंत गरीबी की स्थिति थी, तो घर के अंदर रोशनी नहीं थी, तो कहीं रास्ते पर जाकर, पार्क में जाकर, जहां पर भी थोड़ा सा लाइट मिलता था उसके नीचे बैठकर जिन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई की, पढ़ लिखकर बड़े होने के बाद बांग्ला भाषा को अगर किसी ने लिपि दिया है, किसी ने अंक लिपि हम उनको कहते हैं, मैंने भी पढ़ा है बांग्ला, আমি একটু বাংলা বলতে পারি, আগে তো খুব ভালো বললাম, এখন তো অভ্যাস নেই, অভ্যাস না হলে ভাষণ তো আমি দিতে পারবো না এখন। কিন্তু আমি জানি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের আমি পড়েছি, एक ऐसा महापुरुष जिसे सारे भारत ने गर्व के साथ देखना चाहिए, सिर्फ बंगाली समाज में नहीं, सारे देश का एक श्रेष्ठ व्यक्ति जिनके नाम से ये कॉलेज है, उस कॉलेज में हम सब लोग आए हैं। मुझे याद आ रहा है आज इस राज्य के जो राजा हुआ करते थे, बहुत ही महान राजाओं का ये राज्य है, और उन माणिक्य वंश के राजाओं ने इस राज्य में विद्या का बहुत बड़ा वृक्ष, वटवृक्ष कह सकते हैं कि बड़ का पेड़ एक वृक्ष लगाया है। जब सारे भारत में फोकस एजुकेशन का लोगों का कम था, तब त्रिपुरा के राजाओं ने यहाँ पर कई सारे विद्यालय बनाए, महाविद्यालय बनाए। और ये भी कहानी आपको शायद पता होगी कि त्रिपुरा में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, और उस भूकंप के समय राजाओं का महल भी गिर गया, राजाओं ने बनाई हुई स्कूल भी गिर गई। ये राजा ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना महल बाद में बनाया, लेकिन इस राज्य में स्कूल पहले बनाई। ऐसे महाराजाओं का ये राज्य जो जनजाति महाराजा थे, और उनमें सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो महाराजा वीर विक्रम माणिक्य का है। इस राज्य में जो सरकारें थी उन्होंने हमेशा उनकी उपेक्षा की। वो ये कहते रहे कि महाराजा मतलब शोषण करता है, राजा तो शोषण करता है, लेकिन त्रिपुरा के राजा ऐसे नहीं थे। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के लिए काम किए, जनजातियों के लिए काम किए, बंगालियों के लिए काम किए। पूरे राज्य में जहां जहां से लोग होते थे सभी लोगों के लिए काम किए। ऐसे महाराजा वीर विक्रम, और उसके बाद में उनके गुजर जाने के बाद ये त्रिपुरा राज्य, जब बांग्लादेश जो आज का है, जो पूर्व पाकिस्तान था, और जो मुसलमानों को अलग देश चाहिए करके पार्टीशन हुआ, तब रजाकार त्रिपुरा में भी घुसे और उन्होंने भी यहाँ पर मारपीट और हत्याएं करना शुरू किया, बताने के लिए कि इसको भी ले जाओ पाकिस्तान के अंदर। तब महारानी कांचन प्रभा देवी थी जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संपर्क किया
और उनको कहा कि त्रिपुरा को बचाइए, त्रिपुरा भारत का हिस्सा था, है और रहना चाहिए। और उस समय हवाई रास्ते से भारतीय सेना उतरी, रजाकारों को खदेड़ा और त्रिपुरा परमानेंटली भारत का हो गया। इसका सबसे बड़ा श्रेय ये महाराजाओं को जाता है, महारानी कांचन प्रभा देवी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती त्रिपुरा ने तो मनानी ही चाहिए। उस महापुरुष को हमने अपने मन से धन्यवाद देना चाहिए कि आप थे इसलिए त्रिपुरा भारत में रहा, आप नहीं होते तो शायद त्रिपुरा आज पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश का हिस्सा होता और हम सब लोग जिंदा भी रहते या नहीं पता नहीं। जो चिटगांव हिल ट्रैक्स में चकमाओं का मैसेकर हुआ है, लाखों की संख्या में हत्या हुई है, वैसे हत्या हम सब लोगों की भी हो जाती, या फिर मुसलमान बन जाओ नहीं तो मर जाओ। ये जो पाकिस्तान में हुआ है वो अभी भी बांग्लादेश में हो रहा है, इसका शिकार हम लोग भी हो जाते हैं। इसको बचाने का काम इन राजाओं ने किया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है। साथियों, यहां पर मैंने पुष्पांजलि अर्पण की स्वामी विवेकानंद जी, और स्वामी विवेकानंद जी हम सब लोगों के जीवन में आदर्श होने ही चाहिए। एक बहुत बड़ा मैदान है जिसके ऊपर हम सब लोग बैठे हुए हैं। जिस तरह से शिक्षा होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, वो एजुकेशन लेने के लिए आपका शरीर कैसे होना चाहिए। तो अंग्रेजी में कहावत है, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। मतलब एक अच्छा शरीर अगर है तो उस अच्छे शरीर में एक अच्छा मन वास करता है, और इसी को शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम हमारे भारतीय विचारधारा में बताया गया है कि आपने शरीर को अच्छा रखा तो आप धर्म का काम अच्छा कर सकते हैं, आपकी बुद्धि अच्छी रहती है, आपका मन अच्छा रहता है। मन, बुद्धि और शरीर अच्छा रहेगा तो उसमें आत्मा का वास लंबा समय चलेगा, आपका जीवन भी लंबा होगा, और आप इस दुनिया में आए हैं दूसरों के लिए काम करने के लिए आए हैं, तो वो काम भी आप अच्छा कर सकेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि कुछ समय सारे देवी देवताओं को थोड़ा माले के ऊपर रख दो, वाइंड अप करके रख दो और फुटबॉल खेलने के लिए चले जाओ, अपने शरीर के अंदर ऊर्जा भरने का काम करो। और ऐसी ऊर्जा भरने का काम करने वाले स्वामी जी ने हमें नशाओं से मुक्त होने का भी एक सलाह दिया है। और मुझे डर लगता है सारे भारत की परिस्थिति में, जब मैं देखता हूं कि एक तरफ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जंग छेड़ रहे हैं कि हम इस नशा को खत्म कर देंगे, और दूसरी तरफ नीचे चलने वाले अधिकारियों के और भ्रष्टाचार के कारण ड्रग्स का प्रादुर्भाव सब जगह पर बड़े पैमाने पर नीचे बढ़ता जा रहा है। ऊपर में तो बहुत बड़े बड़े जखीरे पकड़े जा रहे हैं। यह संघर्ष कुछ दिन चलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने जब प्रण लिया है कि भारत को हम नशे से मुक्त करेंगे तो वो करके रहेंगे, लेकिन सिर्फ उन दो अकेले लोगों का या सरकार का काम नहीं है, हम युवाओं की भूमिका है। सबसे पहले किसी भी प्रकार के नशा के चपेट में हमने नहीं आना चाहिए। आप सब लोग फर्स्ट ईयर में आए हैं इसलिए मैं आपको बताता हूं, कॉलेजेस में ऐसे लगने लगता है चलो अभी यूनिफॉर्म चला गया, अभी हम कॉलेज में आ गए, अभी हम कॉलेज स्टूडेंट्स बन गए। अभी तो क्या है, जिंदगी में सब एक बार करके देखना चाहिए। और लोग मिलते भी, अरे क्या है, ले लो सिगरेट पी लो, क्या है, जिंदगी में एक बार करके देखना चाहिए। एक बार दारू पी लो, क्या जिंदगी में एक बार करके देखना चाहिए। हाँ, तो जिंदगी में एक बार करके देखना चाहिए तो गोबर भी खा लो ना, किसने मना किया है आपको। दुनिया भर की गंदगी भी खा लो, किसने मना किया, एक बार करके देखो, नहीं करते हैं ना। तो जितनी गंदगी है, जो नहीं खाते हैं, गटर का पानी नहीं पीते हैं, उतनी ही गंदगी मदिरा है, शराब है। और इस उम्र में अगर हम इस संकल्प को लेते हैं कि जिंदगी में कभी इस शराब को अपने आसपास भटकने नहीं दूंगा, जिंदगी में कभी इस सिगरेट को अपने आसपास आने नहीं दूंगा, तो ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है। आपके शरीर को खत्म करता है, आपके मन को खत्म करता है। और फिर उसको अगर आपको अच्छा करना है तो नशा की जगह पर योगा को रिप्लेस करना चाहिए।
और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा सारे विश्व समुदाय को कि इंटरनेशनल योगा डे मनाइए। और 21 जून अभी लगभग 10 वर्ष होने को आए, पूरी दुनिया मनाती है। और सचमुच में युवाओं को आपको बताता हूं कि ये योगा कोई बुढ़ापे में जाने के बाद करने की चीज नहीं है। ये युवा आप जिंदगी में कभी भी बूढ़े न बने, इसके लिए योगा, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने कई फिल्में देखी होगी, पुरानी फिल्में अगर आपने देखी होगी, पुराने फिल्मों के हीरोज अगर आपको मालूम होंगे तो एक देवानंद करके हीरो थे। और वो देवानंद कभी बुजुर्ग होते ही नहीं थे, उनकी फिल्में आखिर तक नौजवान फिल्म दिखते थे। और उनके नौजवानी का राज भी जो है वो नियमितता से योगा करते थे, मैंने सुना था। ये योगा आपको हमेशा नौजवान रखेगा साथियों। प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, जमकर पसीना बहाइए, फुटबॉल खेलिए, जो खेल आपको अच्छा लगता है वो खेलिए, जिस खेल में पसीना निकलेगा, टॉक्सिक्स निकल जाएंगे। और इस उम्र में मैं आप सबको बताता हूं, आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो भैया, लेकिन जंक फूड से पूरी तरह से अपने आप को दूर कीजिए। ये हॉट डॉग, मैं तो पहले समझ में ही नहीं आता ये कुत्ता गरम कैसे होता है, बाद में पता चला कि ये खाने की चीज है। जितने प्रकार के आप एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला वगैरह, ये सारा जो ड्रामा है ना, ये शरीर को नुकसान करने वाली चीजें हैं। 1 लीटर घट 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 पी के दिखाइए और आप बेहोश नहीं गिरे तो। आप एक घूंट जब पीते हो तब एक डकार आती है ना, आती है ना, एकदम ऐसे उल्टा आ जाता है। ये उल्टा आना क्या है? आपका शरीर बताता है बेवकूफ ये क्या ले रहे हो, ये अनएक्सेप्टेबल है, ले ले वापस। इसलिए वो उल्टी डकार आती है। हम ऑक्सीजन लेने की कोशिश करने वाले लोग हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डालने की जो बेवकूफी हम पेप्सी और कोक से जो करते हैं, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। किसका क्या स्वार्थ है आपको बताने के लिए कि जाइए मत, पिज्जा मत खाइए, बर्गर मत खाइए, कभी कभार एक आध बार खा लिया, लेकिन सुबह शाम सिर्फ वही, आपकी आंतड़ियां खराब हो रही है, आपका आयुष कम हो रहा है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। विशुद्ध भारतीय खाना, बंगाली खाना क्या खाना है, जनजातीय खाना क्या खाना है। अभी अभी हमारे लोकप्रिय विधायक प्रमोद रियांग जी के घर में गया था और बढ़िया से बांगुई गुदक वगैरह खाकर मैं आया। मैंने तो त्रिपुरा का जनजातीय फूड बहुत एंजॉय किया, अभी भी मिस करता हूं। और बंगालियों जैसा, और मैं तो कहता हूं कि जितना सुंदर भोजन मछली आप लोग बनाते हैं, शायद ही मैंने अन्य कहीं जगह पर खाई होगी। ये जो अपने घर का जो खाना है, इस घर के खाने का कोई तोड़ नहीं है, मां के हाथ के खाने का कोई तोड़ नहीं है साथियों। और इसलिए हम लोगों ने अपने घर के खाने को ज्यादा ध्यान देकर खाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यहां पर मैंने जुबिंदा की भी फोटो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि त्रिपुरा के, साउथ त्रिपुरा के अंदर, बिलोनिया के अंदर एक महाविद्यालय के नए छात्रों के कार्यक्रम में जिन तस्वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की, उसमें हमारे असम के पूरे देश की धड़कन और सारी संगीत दुनिया के एक, जिसको जान बोल सकते हैं ऐसे, जुबिंदा का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो स्वर्गवास हुआ, उनको अपने यहां पर याद किया, उनके सामने अपने पुष्पांजलि अर्पण की। मैं आपको बताना चाहता हूं जुबिंदा क्या थे। माय होम इंडिया के बारे में शुक्ला जी ने बताया और उनको भी मैंने बुलाया था। प्रतिमा जी तो आकर भी गई है। दिल्ली में बहुत बड़ा फेस्टिवल युवाओं का मैं करता हूं। 2018 में जुबिंदा को मैंने बुलाया था और जो जलवा था उनका युवाओं के सामने, और जो फ्रेंडली थे, हर युवा के साथ सेल्फी, मेरे आंखों के सामने उन्होंने 100 युवाओं की सेल्फी गाते गाते ही निकाल कर दी थी। गाना तो अपनी जगह पर, जुबिंदा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, हर पार्टी के जिसका जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ बोलते थे। उन्होंने किसी पार्टी को कभी फेवर नहीं किया। जुबिंदा ड्रग्स के खिलाफ लड़ते थे, युवाओं को बताते हैं कि ड्रग्स के चपेट में आप मत आओ, ड्रग्स से दूर रहो। जुबिंदा संस्कारों के बारे में बोलते थे। ऐसा एक श्रेष्ठतम युवा, एक महान गायक, लोगों के दिल की धड़कन, अचानक चले जाना कितना दुख की और दर्द की बात है, पीड़ा की बात है। असम राज्य अभी तक उस दर्द से उभर नहीं पाया है साथियों।
आपने त्रिपुरा में उसको याद किया, उसकी तस्वीर रखी, उसके ऊपर माल्यार्पण किया। यह दिखाता है कि हमारा देश कैसे एक है। किसी राज्य से कोई गया है तो वो सिर्फ उस राज्य का गायक नहीं है। मैं आपको बताता हूं, त्रिपुरा का नाम सबसे पहले मैंने माणिक सरकार के कारण नहीं सुना है, और त्रिपुरा कभी माणिक सरकार के नाम से भारत के अन्य राज्यों में जाना ही नहीं जाता था। त्रिपुरा अगर जाना जाता था पूरे देश भर में तो वो सचिन देव बर्मन, एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन के कारण जाना जाता था। ये कहां के हैं ये लोग, कौन से राज्य के हैं? तब लोगों को पता चला कि त्रिपुरा नाम का राज्य है जहां के राजघराने से संबंध रखने वाले ये दो महान म्यूजिक डायरेक्टर्स, जिन्होंने सारी दुनिया का दिल जीत लिया। यहां बैठे हुए आप सब नए युवाओं को मैं बताता हूं, त्रिपुरा का पोटेंशियल देखिए क्या है, जनजाति का पोटेंशियल देखिए क्या है। एक राहुल देव बर्मन जैसा म्यूजिक डायरेक्टर आज सारी दुनिया को, आज भी उनको जाकर 25 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उनको किस तरह से दिल के अंदर बिठा के रखा है, यह हमारे त्रिपुरा की शक्ति है। हमारी एथलीट जिसका लोहा सारी दुनिया में मान लिया, मुजुमदार, याद है आपको? ये सब आइकॉन्स हैं आप लोगों के सामने कि बनना कैसे है। हमें कॉलेज में पढ़ने के लिए आना है तो किसके जैसा बनना है, पढ़ाई लिखाई में हमको सबसे श्रेष्ठ बनना है, स्किल्स में हमको सबसे आगे जाना है, त्रिपुरा का नाम रोशन करना है, बिलोनिया का नाम रोशन करना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के नाम से जो महाविद्यालय, इसका नाम रोशन करना है। ये जीवन का ध्येय हो सकता है, न कि अच्छे अच्छे रील बनाए, और अच्छे अच्छे कहां, बकवास रील बनाकर उसके ऊपर देखिए, जितना फालतू रील बनाएंगे उतनी ज्यादा लाइक्स आती है, जितना अनाप शनाप बकेंगे उतनी ज्यादा लाइक्स आएंगी। अच्छा रील बनाया, उसको लाइक्स ज्यादा आई, ऐसे बहुत कम होता है। नहीं होता है ऐसा नहीं है, होता है। लेकिन मेरा आप सबको युवाओं का आह्वान है, रील के ऊपर मत जाइए, रियल के ऊपर जाइए, वास्तविक जिंदगी के ऊपर जाइए। स्मार्टफोन का मर्यादित उपयोग कीजिए। 24 घंटे स्मार्टफोन, रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक स्मार्टफोन पर बैठे हुए हैं, नींद खराब करते हो, अपने जिंदगी के वर्ष कम करते हो। समझ में आता है आपके? 7 घंटा अच्छी नींद लेना है तो स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके आप शांतता से सो सकते हैं। कोई आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कॉल आने वाला नहीं है कि आपने स्विच ऑफ करके रखा तो क्या होगा। उस स्मार्टफोन को आप ज्ञान लेने का माध्यम बनाइए ना। इतने सुंदर किताबें आप उस स्मार्टफोन पर पढ़ सकते हैं, दुनिया भर में इतना ज्ञान आया है, उसको आप उस स्मार्टफोन से ले सकते हैं। गंदगी को घर के लाकर अंदर रखने में, मन बुद्धि शरीर आत्मा में रखने में मतलब क्या है? और इसलिए एक सिंपल बात मैं युवाओं को बताता हूं। मेरा प्रश्न आपको है, आपको स्मार्ट होना है या आपके फोन्स को स्मार्ट होना है? आपका अगर उत्तर है कि आपको स्मार्ट होना है तो स्मार्टफोन का मर्यादित उपयोग कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मत कीजिए, मर्यादित, लिमिटेड यूज ऑफ स्मार्टफोन विल मेक यू स्मार्ट, बट एक्सेसिव यूज, ओवर एक्सेसिव यूज ऑफ स्मार्टनेस विल मेक यू नॉन स्मार्ट। आपको पागल बनाने का काम करने की क्षमता उस अनावश्यक मीडिया, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में है। नेटफ्लिक्स तो बताता है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, ये सारे षड्यंत्र है, और ये सब षड्यंत्र सारी दुनिया की युवा शक्ति को खत्म करने के लिए बने हुए, पैसा कमाने के लिए बने हुए षड्यंत्र है। नेटफ्लिक्स तो बताता है कि हमारी कंपटीशन नींद के साथ है। देखिए, नींद के साथ कंपटीशन, वो आपकी नींद छीनना चाहते हैं, नींद हराम करना चाहते हैं। इस उम्र में अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो 20 साल बाद जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट आपके जिंदगी में हो जाएगा, तब आपको याद आएगा कि 20 साल पहले जब मैं 15, 16, 18 साल का था, 18 साल की थी,
तब कोई आकर ये बोलकर गया था कि इसका उपयोग मत करो, उस समय उसकी बात मैंने माननी चाहिए थी। जाइए डॉक्टर्स के साथ जाकर कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर्स को पूछिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को पूछिए जाकर कि क्या है, किस तरह से आपकी आंखों के ऊपर इसका परिणाम होता है। ऑर्थोपेडिक के पास जाइए और उसको पूछिए, वो बताएगा सर्वाइकल पे कितना उसका नुकसान होता है जब ज्यादा समय आप मोबाइल के ऊपर आंख लगाकर बैठेंगे। पोस्चर मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है, आपको मालूम होना चाहिए। आपका पोस्चर बदलते जाता है जिंदगी में, कोई बाईं तरफ झुकते जाता है, कोई दाहिनी तरफ झुकते जाता है, कोई सामने झुकते जाता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर, ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में बताई है, हिंदुत्व में बताई हुई है। इस कॉलेज में मैंने सुना कि यहाँ पर सब पूजा पद्धतियों के लोग हैं। यहाँ पर हिंदू है जो हिंदू पूजा पद्धतियों को मानने वाले हैं। इस कॉलेज में बुद्धिस्ट पूजा पद्धति जो हिंदू समाज का ही एक हिस्सा है, वो भी यहाँ पर है, मैंने सुना। यहाँ पर जनजाति पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पर ईसाई मत को मानने वाले लोग हैं और कुछ इस्लाम को मानने वाले भी लोग हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात बताई जाती है कि सेक्युलर रहो, सेक्युलर रहो। तो मैं बताता हूं, सेक्युलर अगर रहना है भारत में तो उसका अर्थ क्या है, टॉलरेंट रहना का अर्थ क्या है। अपने भगवान को तो भगवान कहना ही, अपने भगवान को तो भगवान मानना ही, लेकिन दूसरे का भगवान भी भगवान है। दूसरे की पूजा पद्धति में रहने वाला कोई शैतान का उपासक नहीं है। दूसरे की पूजा पद्धति को भी सम्मान देना और हम दोनों ने एक दूसरे के देवताओं को, भगवानों को मानना, एक दूसरे के साथ प्यार में रहना, यह सेक्युलरिज्म है। अगर यहां पर कोई कहेगा क्राइस्ट अकेला भगवान बाकी शैतान, तो भारत में उसको कोई जगह नहीं है। अगर यहां कहेगा कोई कि इस्लाम को मानने वाला ही जो है मोमिन है, बाकी सब काफिर है, उनको मार डालना चाहिए, तो उसको मानने वाला भारत नहीं है। ये सेक्युलरिज्म नहीं है। तेरा भगवान भी भगवान है। ओनली जीसस, नो जीसस ऑल्सो। ओनली अल्लाह, नो अल्लाह ऑल्सो। तेरा भी इज सेक्युलरिज्म। इफ रियल सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म में बात करनी है तो ऐसे बात कीजिए। दूसरे के पूजा पद्धतियों को, क्या हुआ था जब एनएलएफटी यहां पर थी, आतंकवाद कर रही थी, दुर्गा पूजा पंडालों में घुस घुस कर दुर्गा पूजाओं को लात से उखाड़ कर फेंक रही थी, क्योंकि अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च का सपोर्ट था एनएलएफटी को। जनजातीय पूजा पद्धतियों के अंदर जाकर उन्होंने हंगामा किया था, बुद्धिस्टों को मारने का काम किया था। इस प्रकार के इंटॉलरेंस को कोई स्थान त्रिपुरा में नहीं होगा, भारत में भी नहीं होगा, क्योंकि भारत ये वास्तविक में सहिष्णु देश है। क्योंकि भारत हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व अपने आप में सहिष्णु है, हिंदुत्व अपने आप में टॉलरेंट है, टॉलरेंस सिखाता है। साथियों, काफी समय आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। एक आखिरी कहानी बताकर मेरा मैं विषय खत्म करता हूँ। शायद स्टोरी, यू मे लाइक स्टोरी, जो मैं आपको बताता हूं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ माय स्पीच। एक छोटा सा बच्चा था, बहुत जिद्दी था, लेकिन उसकी मां गरीब थी, वो बच्चा गरीब था। एक मेले में अपने मां के साथ वो जाने के लिए निकला। मेले में उसको देवी का दर्शन मां को करना था, बच्चे को आशीर्वाद लेना था। तो मेला जब होता है तब आपको मालूम है कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं, खाने पीने के, खिलौने के, कपड़े के, बहुत स्टॉल्स लगे रहते हैं। अब ये जिद्दी बच्चे को गोद में उठाकर ये माँ जा रही थी, तो जिद्दी बच्चे ने माँ को कहा, माँ देखो वहां जलेबी तली जा रही है, मुझे जलेबी चाहिए। माँ कहती है, ये जलेबी लेने इतने पैसे मेरे पास नहीं है बेटा, हम सिर्फ देवी का दर्शन करेंगे, घर जाएंगे। वो बोलता है, नहीं मुझे जलेबी चाहिए, जलेबी चाहिए। माँ बोलती है, चुप, डांटूंगी तुमको। थोड़ा सा चुप हुआ। थोड़ा आगे गए तो खिलौने का दुकान दिखाई दिया। माँ मुझे ये खिलौना चाहिए, रिमोट वाली कार चाहिए। माँ बोलती है, 5 रुपया नहीं है जलेबी के लिए, 50 रुपए का खिलौना कैसे लूंगी। अब चुप हो जा, जिद मत कर। नहीं मुझे खिलौना चाहिए। माँ बोलती है, देख अभी चमाट मारूंगी एक। नहीं नहीं मुझे खिलौना चाहिए। माँ एक उसके कान के नीचे लगाती है, वो चुप हो जाता है।
थोड़ा आगे जाते हैं तो कपड़े का दुकान है, ड्रेसेस, सुंदर सुंदर ड्रेसेस। माँ मुझे वो ड्रेस चाहिए। माँ कहती है अरे 50 रुपया खिलौने के लिए नहीं है, 500 रुपए का ड्रेस कैसे खरीदूंगी तुम्हारे लिए, चुप हो जाने तो अभी गोद से उतारूंगी, पैदल चलना पड़ेगा। बच्चा बोलता है नहीं मुझे ड्रेस चाहिए, नहीं। ओ गुस्सा होती है माँ, उसको उठाती है, जमीन पर पटकती है, उसकी उंगली हाथ में पकड़ के उसको खींच के भगवान के मंदिर के पास, मेला चल रहा है, वो मंदिर के पास पहुंचती है, बहुत भीड़ है देवी के दर्शन के लिए, माता के दर्शन के लिए। उस भीड़ में दर्शन के लिए घुस जाती है, धक्का मुक्की होती है, बच्चे का हाथ माँ के हाथ से छूट जाता है, बच्चा एक तरफ गिर जाता है, माँ दूसरी तरफ गिर जाती है, और 1 मिनट में बच्चे के ध्यान में आता है मेरी माँ खो गई, और जोर से रोना चालू करता है, माँ 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 गो कोठाए तू, माँ किधर है तू। माँ भी देखती है बच्चा नहीं दिखाई देता है, माँ भी रोना शुरू करती है, और बीच में ये बड़ी भीड़। तो वहां दूर में एक बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति खड़ा है, भद्र मानुष। वो देखता है बच्चा रो रहा है, तो उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और बताता है बच्चे रोना नहीं, क्या हुआ बताओ मुझे। बच्चा बोलता है मेरी माँ नहीं दिखाई दे रही, मेरी माँ नहीं दिखाई दे रही। तो अंकल कहते हैं कि अरे चिंता मत करो, माँ मिल जाएगी। उसको सहलाने के लिए, उसको समझाने के लिए उसको प्रलोभन देते हैं, बताते देखो वो जो जलेबी तरी जा रही है ना बेटा, मैं तुमको जलेबी लेकर देता हूँ, रोना बंद कर, माँ मिल जाएगी, पहले जलेबी तो खा लो। तो वो बच्चा जो 5 मिनट पहले जलेबी के लिए माँ के पास जिद कर रहा था, वो बच्चा उस अंकल को कहता है अंकल मुझे जलेबी नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। वो अंकल कहते हैं अरे देखो मैं तुम्हारे लिए खिलौना खरीद कर देता हूं, रोना बंद करो, मां मिल जाएगी, चिंता मत करो। बच्चा कहता है वो खिलौना मेरा मनोरंजन नहीं कर पाएगा अगर मां नहीं मिली, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे मेरी मां चाहिए। अंकल कहते हैं देख तेरे कितने पुराने कपड़े हैं, मैं तुमको नया ड्रेस खरीद कर देता हूं, रोना बंद कर, मां मिल जाएगी। बेटा कहता है अंकल हम जब नया कपड़ा खरीदते हैं तो पहनने के बाद सबसे पहले किसको दिखाते हैं? माँ को दिखाते हैं ना, माँ देखो कैसा लग रहा हूं मैं। अगर माँ ही नहीं रही तो ये कपड़ा सुंदर पहनकर मैं दिखाऊंगा किसको? मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। और उसी समय में अचानक वो भीड़ भाड़ में उसको उसकी माँ दिखाई देती है। तो वो बच्चा अंकल को कहता है अंकल मेरी माँ, और वो एकदम कूद जाता है और दौड़कर अपनी माँ के गले लगता है। माँ भी उसको उठाती है, वो भी ढूंढ रही है अपने बच्चे को, उसको गोद में उठा लेती है, उसका चुम्मा लेती है, वो माँ के गले को ऐसे जोर से जकड़ के रखता है और अपना सर जो है माँ के कंधे के ऊपर रखता है, रोना बंद करता है। माँ भगवान को नमस्कार करती है और अपने घर की तरफ जाना शुरू करती है। अब वापसी के रास्ते पर पहले कपड़े का दुकान जाता है, उसके बाद में खिलौने का दुकान जाता है, उसके बाद में जलेबी का दुकान जाता है। लेकिन अब ये बच्चा इन तीनों चीजों के लिए माँ के साथ जिद नहीं करता, खरीदने की मांग नहीं करता, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये सारी चीजों का महत्व मुझे तब है जब ये माँ मेरी सुरक्षित है, ये माँ मेरे साथ है। अगर माँ नहीं है तो मुझे अन्न मीठा नहीं लगेगा, मिष्टी मीठी नहीं लगेगी, खिलौना मनोरंजन नहीं करेगा, कपड़ा मुझे सुंदर नहीं लगेगा। माँ चाहिए। हम सबके घर में अपनी माँ है। ये कहानी उस माँ की है जो सबसे पहले उठती है और सबसे आखिर में सोती है। ये कहानी उस माँ की है जो सबके लिए खाना बनाती है लेकिन सबसे आखिर में खाती है। देखा है कभी माँ को सबसे पहले खाना खा लिया? ये उस माँ के लिए कहानी है जो पति जो भी कुछ उसके हाथ में देता है खर्चा करने के लिए, सारा खर्चा वो पहले अपने बच्चों पर, अपने सास ससुर, अपने माता पिता, अपने भाई बहन के ऊपर, पति के ऊपर करती है, और आखिरी बचा तो खर्चा खुद के ऊपर, नहीं तो नहीं करती है, परवाह नहीं करती। ये त्याग की मूर्ति माँ है, और इसलिए जिसके कारण हमको कुछ ना कुछ मिलता है उसके प्रति ग्रेटफुलनेस दिखाना है तो हम उसको माँ कहते हैं। इसलिए हमारा हिंदुत्व नदी को माँ कहता है, क्योंकि ग्रेटफुलनेस दिखाता है, उसके कारण हमारा जीवन है।
इसीलिए हमारा हिंदुत्व गाय को मां कहता है, क्योंकि ग्रेटफुलनेस है, उसके कारण हमको सब कुछ मिलता है। इसीलिए इस भूमि को भी हम मां कहते हैं, क्योंकि इसके कारण हमें सब कुछ मिलता है। और जिस तरह से हम सबके घर में मां है ना, उसका महत्व हमें समझ में आना चाहिए। वैसे हम सब लोगों की मिलकर एक मां है, और वो मां हमारी भारत माता है। और उस भारत माता के लिए हमने 12 महीने 24 घंटा चौकन्ना रहना चाहिए। एक तरफ चाइना बैठा है आपको निगलने के लिए, दूसरी तरफ बांग्लादेश बैठा है आपको निगलने के लिए, तीसरी तरफ पाकिस्तान है। और वो अमेरिका हो या चाइना हो, ये कोई आपके मित्र नहीं है, सब शत्रु है। आपके मित्र सिर्फ आप है, आपके देशवासी है, हम है। और इसलिए देश के ऊपर नितांत प्रेम करना, असीमित प्यार करना, हर कार्य ऐसा करना जिससे हमारे देश को कोई लाभ हो, जिससे हमारे देश का नाम गौरव हो और हमारे देश का नाम ऊंचा हो। अगर देश बड़ा होगा तो हम बड़े होंगे, अगर देश की रक्षा हुई तो हमारी रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, आप अगर धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस सूत्र को ध्यान में रखकर नए छात्र आप सब लोग आए हो, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा का स्वप्न संजोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़कर हमारे देश को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग जुड़ जाएं। इसी आवाहन के साथ मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो इस समय मुझे आवश्यक लगा वो मैंने आप सबको बताया। अब जाने से पहले एक बार फिर आपको मातृभूमि की जय जयकार करने का एक आह्वान करता हूं। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए वापस एक बार, सभी युवा छात्र छात्राएं उठाइए। तो आमी देखছি তো আমার টাইটেল দেবজর, আমি ট্রিপল বাঙালি, বুঝছেন নি? আমার টাইটেলের মধ্যে দে আমি বাঙালি, আমার টাইটেলের মধ্যে দেব আমি বাঙালি, আমার টাইটেলের মধ্যে ধর আমি বাঙালি। সো আমি ট্রিপল বাঙালি। तो हाथ तुलून जोर से के बोलो, भारत माता की। उधर आवाज आ रही है ना? ये थोड़ा दूर है, सामने जो टीचर्स बैठे पीछे से आवाज आ रही है ना? जरा एक मिनट ध्यान दीजिए पीछे कौन कौन बोल रहा है करके। देखिए, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।